बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, पाकिस्तान में एक बार फिर पाकिस्तानी अवाम पर पेट्रोलियम बम फेंक दिया गया है एक ऐसे मौके के ऊपर जहां पहले ही कोरोना के बाद बहुत सारे लोग अपनी जॉब से हाथ धो बैठे हैं और कमाने के मौके कम होते चले जा रहे हैं, लोगों के पर कैपिटा इनकम भी कम होती चली जा रही है। वहीं पाकिस्तान की हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और ये फाइनेंस डिवीज़न की तरफ से नोटिफिकेशन आया है और ये बताया गया है कि इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ने की वजह से और साथ ही साथ जो पेट्रोलियम की इंटरनेशनल मार्केट के अंदर प्राइसेस में फ्लक्चुएशन है वो और डॉलर की कदर के अंदर इजाफा होने की वजह से पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। ये इजाफा आम पेट्रोल जो मोटर स्पिरिट के नाम से होता है वो 5 रुपये और उससे लाइट डीजल ऑयल जो कि 5.92 तक बढ़ाया गया है, ये इंक्रीमेंट किया गया है। इससे पहले ओगरा ने तकरीबन 10 रुपये का इंक्रीमेंट सजेस्ट किया था, हुकूमत ने आधा इंक्रीमेंट किया है। इससे 2 हफ्ते कबल हुकूमत ने 1.5 रुपये कम करके अवाम को ये बताया कि हमें जहां भी मौका मिलता है हम अवाम को रिलीफ देते हैं। लेकिन ये वही हुकूमत है जो कि हुकूमत में आने से पहले हमेशा ये कहती आई कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के अंदर इजाफा और बेशुमार टैक्सेस का लगना एक आम आदमी की जेब पर भारी पड़ता है। असद उमर साहब बहुत सारी कैलकुलेशन भी देते रहे। पेट्रोलियम की कीमतों के अंदर 2018 में पेट्रोल की कीमत 92.83 रुपए थी। 2019 के अंदर ये 113.24 पर गई। 2020 में यही कीमत कोविड की वजह से पूरी दुनिया के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें गिरने की वजह से ड्रॉप हुई और 103.97 पर पहुंच गई। और अब 2021 के अंदर सितंबर के अंदर जब पहले हफ्ते के अंदर कमी की गई, अब सितंबर के मिड में आकर ये 123.3 रुपए हो चुकी हैं। आम आदमी पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के साथ साथ ही बाकी अशिया खुरोनोश की कीमतों के अंदर भी इजाफा देखता है। अशिया खुरोनोश बिलखुसूस एक ऐसे मौके के ऊपर जहां कोविड से बहुत सारे लोग निबरदाजमा हो रहे हैं, बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। स्पेशली एक ऐसी इकॉनमी जहां ऑटोमेटिकली डॉलर की कीमतें इन तमाम अशिया के ऊपर इम्पैक्ट करती हैं, उधर डॉलर की कीमत भी फ्लक्चुएट करते रहना एक बहुत बड़ा सवाल है। पाकिस्तान की हिस्ट्री की बुलंद तरीन सतह के ऊपर डॉलर की कीमत गई और इससे पहले वजीर आजम इमरान खान जो है वो डॉलर की कीमत पे क्या कहते आए वो जरा सुनिएगा। जब ये दोनों आए थे जरदारी और नवाज शरीफ, $1 60 रुपए का था, आज $1 125 रुपए का हुआ है। इससे क्या होता है, आपके पैसे 10 साल पहले बैंक में पड़े हैं 100 रुपए, वो 100 रुपए से रह गया 50 रुपए। लेकिन अगर मेरा पैसा लंदन के महलों में इन्वेस्ट हुआ है, मेरे बैंक अकाउंट बाहर हैं, जरदारियों के, सारे शरीफ खानदान के, शहबाज शरीफ के, तो मेरा अगर 100 रुपया बाहर पड़ा हुआ था तो वो आज 200 रुपया हो गया है। रुपया गिरता है, आप सारे गरीब हो जाते हैं। पिछले 10 साल में 6,000 से 27,000 अरब पे कर्जा चढ़ा है। रुपया 10 साल पहले 60 रुपए डॉलर था, आज 125 रुपए डॉलर है। यानी कि 10 साल में जो अवाम की दौलत आधी हो गई है। सबसे पहले तो आपको एक बुरी खबर देता हूं। आज मैं अभी जब इधर आ रहा था तो पता चला कि मार्केट में रुपया 130 रुपए पे डॉलर पे पहुंच गया। 20 रुपए गिरने में आप सब पे इस कौम के ऊपर 1,000 अरब रुपए के मजीद कर्जे चढ़ गए। रुपया जून 2013 में $1 100 रुपए का आता था, आज 2018 में $1 125 रुपए का पहुंच गया। यानी कि इसका मतलब कि अगर आपके बैंक के अंदर 2013 में 125 रुपया पड़ा था, आज सिर्फ 100 रुपया रह गया है। कौम गरीब हो गई है। जब डॉलर पे प्रेशर पड़ता है, जब डॉलर कम होता है तो डॉलर महंगा हो जाता है, रुपए की कीमत गिरती है। सुबह से मुझे बड़ी टेलीफोन कॉल्स आ रही है कि जी रुपया इतना कम हो गया। सबको ये मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये दोनों दफा मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि मुझे न्यूज के ऊपर पता चला रुपया गिरा है, हमने मैसेज भिजवाई है कि आगे से ये आपने करना है। तो एक छोटा सा ग्रुप, हमें पता होना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हैं। इससे पहले हुकूमत में आने से पहले वजीर आजम इमरान खान हमें बताते रहे कि डॉलर गिरने से एक आम शहरी के रुपए की कदर के अंदर किस कदर कमी आ जाती है। जब हुकूमत ने ये तमाम इक़्तिदार संभाला तो उस टाइम पर तकरीबन डॉलर की कीमत जो है 125 से 130 रुपए के दरमियान थी और अब आज जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो ये कीमत 169.5 रुपीज़ पर डॉलर पर पहुँच चुकी है। पाकिस्तान के अंदर डॉलर की
कदर जो है वो बुलंद तरीन सतह पर हिस्टोरिकली आ चुकी है। और जैसे ही डॉलर बढ़ता है तो एक इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी होने की वजह से हमारी तमाम चीज़ों की कीमतों के अंदर इजाफा हो जाता है। हम एक इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी इसलिए है क्योंकि हमारे बहुत सारे शोबाजात पेट्रोलियम मसनूआत की वजह से चलते हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो बिजली घर हो, या और बहुत सारी चीज़ें। और जैसे ही कीमत डॉलर की बढ़ती है तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं क्योंकि हमने इंपोर्ट करना होता है तो बाकी चीज़ों के ऊपर इंपैक्ट आता है। लेकिन ना सिर्फ ये, पाकिस्तान सिर्फ पेट्रोलियम इंपोर्ट नहीं करता, लेकिन एक लंबी फहरिस्त है जो कि इंपोर्ट करता है। इसके अंदर मिनरल फ्यूल्स एंड ऑयल्स जो कि पेट्रोलियम मसनूआत तो हैं ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जिसके अंदर बाहर से आने वाले फ्रिज और बहुत सारी चीज़ें, इसके साथ लोहा, स्टील, जो अक्सर औकात मेटल्स होते हैं वो भी हम बाहर से मंगवाते हैं। कॉटन हमें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है, स्पेशली एक ऐसे मौके के ऊपर जहां हमारी कॉटन की पैदावार कम हो और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कॉटन की खपत जो हो रही हो वो ज़्यादा हो। इसके साथ साथ हम खाने का जो खुर्दनी तेल होता है वो भी हम इंपोर्ट करते हैं, अक्सर औकात हम पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, केमिकल्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स हम इंपोर्ट करते हैं, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के अंदर इस्तेमाल होते हैं, वेजिटेबल, एनिमल फैट्स, ऑयल, ये सारी चीज़ें भी हम इंपोर्ट करते हैं, प्लास्टिक हम इंपोर्ट करते हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करने के साथ साथ चाय, कॉफ़ी तक हम इंपोर्ट करते हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स भी इंपोर्ट होते हैं, दालें इंपोर्ट होती हैं। एक ऐसी इकोनॉमी जिसका बहुत ज़्यादा जो भार है वो इंपोर्ट के ऊपर हो, वो डॉलर के कीमतें बढ़ने से डायरेक्टली अफेक्ट होती है। इसके साथ साथ एक कंपैरिजन जो कि वजीर ख़जाना ने खुद दिया, उन्होंने बताया चीनी 2018 के अंदर $303 पर टन थी, चीनी अब जो है वो $430 पर टन है। 2018 के अंदर गंदम $168 थी पर टन और अब 218 पे चली गई है। महंगाई की शरह जो है वो करीब करीब इस वक्त 8% के करीब है। ये 2020 के अंदर महंगाई की शरह डबल डिजिट में चली गई थी, उसके बाद फिर इसको रिवाइज किया गया एंड स्टेट बैंक इसको सिंगल डिजिट पर वापस लेकर आया। लेकिन डॉलर की कीमत के अंदर इजाफे के साथ साथ क्या हमारे आम शहरी की आमदन के अंदर इजाफा हो रहा है, ये भी एक अहम सवाल है। आम शहरी की जो अर्निंग है उसके अंदर बतदरीज कमी आती जा रही है पर कैपिटा इनकम के हिसाब से अगर हम बात करें। इन्फ्लेशन और इन तमाम चीज़ों को देखते हुए और डॉलर की कदर को बढ़ता हुआ देखते हुए पाकिस्तान के स्टेट बैंक ने एक बड़ी अमाउंट पंप इन की जो कि $1.2 बिलियन थी डॉलर की कदर को कम करने के लिए, लेकिन उसका भी कोई खातिर ख्वाह फ़र्क नहीं पड़ सका। पाकिस्तान की इकोनॉमी किस सिमत जा रही है, बिलखुसूस एक ऐसे मौके के ऊपर जहां हमें हुकूमत ये बता रही है कि मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एक सही सिमत में जा रहे हैं और लॉन्ग टर्म पॉलिसी बन रही है, वहीं एक आम आदमी ये पूछ रहा है कि हम 2 वक्त की रोटी और अपने बाइक के अंदर पेट्रोल कैसे भरें। ये 2 मुख्तलिफ और कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशंस हमें नजर आती हैं। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे और अपने फिर आखिरी सेगमेंट में अफगानिस्तान SCO समिट के, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट के हवाले से भी बात करेंगे। उसके हवाले से वजीर आज़म इमरान खान आज दुशंबे भी गए हुए हैं, वहाँ मुख्तलिफ ममालिक के लोगों से और इंपॉर्टेंट रहनुमाओं से मुलाकात भी होगी। लेकिन सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। हमारे साथ डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब मौजूद हैं, माहिर मुआशियात हैं, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, का बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ डॉक्टर हफीज़ ए पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक वफाकी वजीर रह चुके हैं फाइनेंस के, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपने भी हमें ज्वाइन किया, प्लेजर हैविंग यू एज वेल। लास्ट सेगमेंट के लिए हमारे साथ आबिदा हुसैन साहिबा होंगी जो कि इंटरनेशनल मामलात और रीजनल मामलात के ऊपर गहरी नजर रखती हैं। सबसे पहले डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब आपकी तरफ ही आऊंगी, पेट्रोलियम मसनूआत से ही आगाज करते हैं, डॉलर की तरफ बाद में आएंगे, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने की वजह वजीर आज़म इमरान खान हुकूमत में आने के बाद बता रहे हैं कि जी इंटरनेशनल मार्केट से एसोसिएट होता है, विच इज़ वेरी लॉजिकल, वेरी ट्रू एज वेल। लेकिन हुकूमत में आने से पहले बातें कुछ और होती थी डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब। देखिए अनीका, पहली बात तो ये है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं वो हम तकरीबन सारी की सारी मुल्क के बाहर से मंगवाते हैं और आलमी मंडियों में उनकी अगर आलमी मंडियों में कीमत बढ़ रही है तो फिर पाकिस्तान में नेचुरली बढ़ जाएगी। हकीकत कुछ ऐसी है कि पिछले कुछ महीनों में अगर आप फोकस कर लें, अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ना लें, जुलाई में $73 पर बैरल था, अगस्त में फिर वो गिर के $70 हो गया और सितंबर में फिर वो बढ़ के $72 हो गया। तो फ्लक्चुएट किया है पिछले 3 महीनों में। लेकिन मुझे महसूस ऐसे हो रहा है कि जो हुकूमत क्लेम करती है कि हमारी पाकिस्तान के अंदर की कीमतें जो है वो हमने नथी कर रखी हैं आलमी मंडी की कीमत से, ऐसा शायद नहीं है, क्योंकि आलमी मंडियों में जब कीमत गिरती है तो हमें उसका उतना गिराव पाकिस्तान में नज़र नहीं आता।
لیکن جب عالمی منڈیوں میں چڑھتی ہیں قیمت تو اس کا اثر فوراً سامنے آ جاتا ہے۔ ستمبر 1 اور سپتمبر 16 کی جو دو قیمتیں سامنے آئی ہیں، ابھی آپ نے 123 روپے کا ذکر کیا، اس میں تقریباً 5 روپے کا فرق ہے۔ 5 روپے میں سے میں نے دیکھا ہے کہ 4 روپے جو ہے وہ تو حکومت نے اضافی ٹیکس نافذ کیا ہے، یعنی کہ اس کا عالمی منڈیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس میں اضافی ٹیکس نافذ کیا گیا ہے۔ جو عالمی منڈیوں کی قیمت جو ایکس ریفائنری پاکستان میں کہلاتی ہے وہ 1 روپیہ لیٹر اس میں اضافہ آیا ہے، تو پاکستان میں جو 5 روپے اضافہ آیا ہے اس میں سے آپ سمجھ لیجئے 4 روپے از گوئنگ ٹورڈز ٹیکس۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جب تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو آپ سوچئے کہ زندگی میں ایوری ایسپیکٹ آف پاکستانی لائف، آپ کو ہر چیز میں افراط زر اس کی قیمتیں بڑھتی ہوئی نظر آئیں گی، کیونکہ پیٹرول آپ کو پتہ ہے ہر جگہ استعمال ہوتا ہے۔ اگر آپ بس کا کرایہ دے رہی ہیں اس کا ٹکٹ بڑھ جائے گا، اگر آپ فارمر سے مارکیٹ تک کوئی سامان کوئی سبزی لا رہی ہیں تو اس کا کرایہ بڑھ جائے گا، کیونکہ پیٹرول ڈیزل کی قیمت بڑھ جائے گی۔ تو ایک نیا طوفان جو ہے مہنگائی کا وہ سامنے آ جاتا ہے۔ ابھی مہنگائی پرانی والی جو ہے وہ ہم سے بھگتی نہیں جا رہی، اور میں صرف آپ کو جو حکومتی اعداد و شمار ہیں جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہمیں دیتا ہے، جو اس کی لیٹسٹ رپورٹ ہے وہ ہے سپٹمبر 9 کی۔ اس میں اس نے جو سینسٹیو پرائس انڈیکس کہلاتا ہے جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں، یعنی کہ جو ضروری اشیاء ہیں کھانے پینے کی، اس میں بناسپتی گھی جو ہے وہ تقریباً 41% بڑھا ہے، یہ حکومت کہہ رہی ہے، اور مرغی جو ہے وہ 38%، مرچیں 35% اور انڈے 30%۔ بجلی کہہ رہی ہے کہ 46% بڑھی۔ اب یہ تو ہو گیا سپٹمبر 9 کا۔ رائٹ، اچھا ڈاکٹر صاحب اب ذرا ڈالر کی طرف آتے ہیں۔ ڈالر کی قدر میں اضافہ آج کچھ گرا ہے، لیکن وہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ چند پیسے گر جانا کوئی فرق نہیں ڈالتا۔ 170 تک پہنچ جانا ڈالر کا ایک ایسے گورنمنٹ کے ٹائم پر جس نے تقریباً 106 107 کے قریب انہیرٹ کیا تھا ڈالر کو، اور یہاں ابھی اس تمام مسئلے کو سالو کرنے کے لیے یہ خبریں سامنے آنا کہ 1.2 بلین ڈالرز انٹر بینک مارکیٹ کے اندر اسٹیٹ بینک نے پمپ کیے، لیکن اس کے باوجود بھی حالات کو بہتر بنانا اسٹیٹ بینک کے لیے ممکن نہ ہو سکا۔ ڈالر کی قدر کا اس قدر اوپر چلے جانا، اسپیشلی کنسیڈرنگ کہ ہم لوگ بہت بڑے پیمانے کے اوپر امپورٹس کے اوپر منحصر ہیں، بالخصوص ہمارا سب سے بڑا بل کا پارٹ جو پیٹرولیم ہے وہ امپورٹ ہوتا ہے، یہاں تو بنتا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اکثر اوقات الیکٹرانک آئٹمز بھی باہر سے آ رہے ہوتے ہیں، بہت ساری دالیں ہم باہر سے لے رہے ہوتے ہیں، تو ایسی اکانومی کے لیے ڈالر کی قدر کا اس طریقے سے بڑھ جانا اور اس قدر بڑھ جانا کتنا تشویشناک ہے؟ دیکھیے آپ کے سوال میں میرا خیال ہے کہ 2 یا 3 اس کے حصے ہیں۔ پہلے والا حصہ جو ہے اس کو سامنے رکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے اگست کے مہینے میں 6.25 ارب ڈالر کی پاکستان نے ہم لوگوں نے امپورٹ کر ڈالی۔ اب مجھے یاد نہیں کہ 74 سالہ پاکستان کی معاشی تاریخ میں کبھی ماہانہ کی بنیاد پہ ہم نے اتنی ہائی امپورٹ کی ہو، اور جو ایکسپورٹس ہیں چاہے حکومت ایکسپورٹ بڑھنے کا جشن منا رہی ہے، حقیقت یہ ہے کہ 2013-14 کا جو مالی سال تھا اس میں ہماری ایکسپورٹ جو تھیں وہ 31 ارب ڈالر تک پہنچ چکی تھی، اور اب دوبارہ سے 31 ارب پہ پہنچی ہیں، تو آپ سمجھیے کہ 7-8 سال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تو امپورٹس آر انکریزنگ اور ایکسپورٹس بڑھ نہیں پا رہی، اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے جس تیزی سے روپیہ جو ہے وہ گر رہا ہے۔ اب تقریباً 85% پاکستانی جب ان کو سروے کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کا سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ مہنگائی ہے، اور دوسرا سب سے بڑا پرابلم بے روزگاری ہے۔ اب میرا خدشہ اس چیز کا ہے کہ جس تیزی سے روپیہ گرا ہے، آپ اگر ایک نظر ڈالیں کہ جو چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں، آپ نے صرف دالوں کا ذکر کیا، جتنی بھی چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں ان کی قیمت اگلے چند ہفتوں میں مجھے ڈر ہے کہ بڑھنے والی ہیں، اور وہی جو نیا طوفان مہنگائی کا جس کا میں نے پہلے کہا تھا، کیونکہ آپ سوچئے کہ ہم پیٹرول ڈیزل امپورٹ کر رہے ہیں، اس سال ہم گندم بھی امپورٹ کر رہے ہیں، چینی امپورٹ کر رہے ہیں، کپاس امپورٹ ہو رہی ہے، کھاد امپورٹ کرتے ہیں، مشینری اور سٹیل امپورٹ ہوتی ہے، چائے امپورٹ ہوتی ہے، مرچیں امپورٹ کرتے ہیں، کھانے بنانے کا تیل امپورٹ ہوتا ہے۔ مطلب ایک گھر کا بجٹ جو ہے وہ کئی گنا بڑھ جائے گا۔ یا تو پھر آپ گندم، چینی اور چائے اور مرچیں اور ان کا استعمال گھر میں ختم کر دیں،
तो शायद आपके ऊपर महंगाई का बोझ कम आ डॉक्टर जाए। साहब आप फिर एक बार डरा रहे हैं, मतलब एक आम आदमी जो है रोटी भी ना खाए और चाय भी ना पिए, चलें चाय तो एक सब्सिडरी चीज़ हो जाती है, रोटी तो खानी पड़ती है, लेकिन बट थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर ऑल द स्टेटिस्टिक्स एंड योर एनालिसिस। मैं अभी ब्रेक की तरफ जाऊंगी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उसके बाद मजीद टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर फारूक सलीम से। डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान के साबिक फेडरल मिनिस्टर फॉर फाइनेंस भी रह चुके हैं, इकोनॉमी के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं। हफीज़ पाशा साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द शो। पाशा साहब, पाकिस्तान की आवाम अभी बड़ी कन्फ्यूज्ड है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, एंड आई वुड लाइक यू टू क्लियर देयर एम्बिग्विटी एज वेल कि एक तरफ हमें पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, दूसरी तरफ हमें अशिया खुरोनोश की कीमतों के अंदर इजाफा नज़र आ रहा है, तीसरी तरफ इन्फ्लेशन भी सिंगल डिजिट में आ गई है लेकिन बैक टू 2018 वाले डिजिट्स के ऊपर नहीं गई है। थर्डली हम लोगों को पर कैपिटा इनकम डिक्रीज होती हुई नज़र आ रही है। दूसरी तरफ हुकूमत ये कह रही है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबिलिटी की तरफ आ चुकी है और बेहतरी की तरफ तेज़ी से बढ़ेगी। डॉलर की कीमत के अंदर भी इजाफा हुआ है, अभी आज माइनर सा फ्लक्चुएशन हुई है, थोड़ा डाउनवर्ड ट्रेंड रहा है, लेकिन ओवरऑल 170 रुपीज़ पर डॉलर एक ऐसी अमाउंट है जो कि पहले हम लोगों ने कभी नहीं देखी। हफीज़ पाशा साहब, क्या हुकूमत के ये दावे कि हम माशी तौर पर पाकिस्तान को इस्तेहकाम की तरफ लेकर जा रहे हैं, इनमें सदाकत है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पिछले साल जो आदाद शुमार आए उनमें यकीनन बेहतरी थी। अब आप देखिए, हमारा शरह नमू जो है वो तकरीबन 4% तक पहुंचा था, और हमारे जो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी उस वक्त के जो तिजारत या करंट अकाउंट का खसारा था वो तकरीबन सरप्लस पे रहा 9 महीने, और फिर सिर्फ आखिरी 3 महीने में 8 अरब डॉलर का खसारा हुआ। ये दो मेरे ख्याल से ऐसी चीज़ें थीं जिससे एक रुझान पैदा हुआ कि हमारे माशी हालात में बेहतरी आ रही है। और एक और बड़ी नुमाया चीज़ थी कि फसलों में 3 फसलों में हम तकरीबन तारीख के सबसे ज़्यादा पैदावार हमने देखा। तो हुकूमत इस बात पे मैं समझता हूँ कि मुनासिब उनका ख्याल था कि हालात बेहतर हो रहे हैं, मगर ये देखिए कि ये जो आदाद शुमार हैं वो उस साल से कंपेयर किए जा रहे हैं 2019-20 जब कोविड का बहुत बुरा असर था, तो यानी कि बेस नीचे था। तो इसलिए भी एक आर्टिफिशली आपको ये लग रहा था कि देखिए रेवेन्यूज़ में 18% इजाफा, मगर रेवेन्यूज़ जो थे वो 2019-20 के लास्ट क्वार्टर में 25% गिर गए थे। तो इस वक्त बड़ा मिक्स पिक्चर है और ओवर कॉन्फिडेंस की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। आपको लगता है पाशा साहब कि हुकूमत ओवर कॉन्फिडेंट हो रही है? स्पेशली शौकत तरीन साहब ने बहुत सारे आदादो शुमार सामने रखे हैं। ही सेड कि बहुत सारी इन्फ्लेशन या महंगाई की वजह बेसिकली कोविड थी और अब हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। द गवर्नमेंट जनरली इज ऑल्सो सेइंग कि लोगों की आमदन के अंदर भी इजाफा हो गया है। क्या ये क्लेम्स ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ इशारा करते हैं? मेरा ख्याल ये है कि देखिए, आप अंदाज़ा लगा लें, पिछले 3 साल में अफरात ज़र जो 3 साल में मुकम्मल तौर पर क्यूमुलेटिव जिसे कहते हैं तकरीबन 35%, और जो तनख्वाहों और सैलरीज में इजाफा है, अब हुकूमत ने तो 10% बढ़ाया, पहले कुछ और अलाउंसेस दिए थे, मगर प्राइवेट सेक्टर में जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स नंबर्स देता है मुख्तलिफ वर्कर्स के बारे में, उसमें मुश्किल से 15 से 16% इजाफा है। तो यानी कि आमदनी में रियल टर्म्स में नुमाया तौर पर कमी ज़रूर आई है, और वो एक्सपेक्टेड था, इसलिए कि कोविड का बड़ा ख़राब असर हुआ है इकॉनमी पर, और वक्त लगेगा बेरोज़गारी को कम करने में और गुर्बत को कम करने में। तो लिहाजा ये कहना कि हम फुल्ली रिकवर कर चुके हैं, ये नामुनासिब। राइट। अच्छा, लेकिन हफीज़ पाशा साहब, अभी जो 5 रुपए पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया है,
اس کے اندر سے کچھ ماہر معاشیات سے میری بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ 4 روپے تو اس کے اندر ٹیکس کی اماؤنٹ ہے، باقی ایک جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اپورڈ ٹرینڈ کو ڈپکٹ کر رہی ہے یا پروجیکٹ کر رہی ہے۔ کیا حکومت ٹیکس بڑھا کر عوام جو کہ آلریڈی دبی ہوئی ہے کووڈ کے آفٹر افیکٹس کے بعد مزید مشکلات نہیں پیدا کری اکانومی کے لیے؟ کیا اتنے سارے ٹیکسز، اینڈ جنرلی اکانومی جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے اندر سب سے پہلے بات یہی کہی جاتی ہے کہ ٹیکس از این آفٹر میتھ آف بزنس ایکٹیویٹی، لیکن اگر آپ ٹیکس لگاتے جائیں گے تو بزنس ایکٹیویٹی سلو ڈاؤن نہیں ہو جائے گی اسپیشلی آج کے حالات میں؟ بات دراصل یہ ہے کہ ہمیں ہماری حکومت کے جو ایفرٹس ہیں، ان کے جو کوششیں ہیں، ان کو میں سمجھتا ہوں کہ پیٹرول پرائسنگ کے کانٹیکسٹ میں اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اور اس کی کیا وجہ؟ جب پچھلے سال کے آخری مہینوں میں جب تیل کی قیمت 35 سے 40 ڈالر پہ گر چکی تھی تو حکومت نے ٹیکس اس وقت بہت بڑھایا تھا اور پیٹرولیم لیوی کو تقریباً 30 روپے فی لیٹر تک لے کے چلے گئے تھے۔ اس کے بعد میں جب قیمتیں شروع ہوئی ہیں بڑھنا اور اب تو 70 کے اوپر ہیں، تو حکومت نے مسلسل پیٹرولیم لیوی کو کم کیا ہے۔ اب آپ یہ جو اضافہ ہوا ہے 5 روپے کا ہائی سپیڈ میں اور آپ کے موٹر اسپرٹ میں، باقی تو چھوٹے آئٹم ہیں، اوگرا نے جو ریکمنڈیشن دی تھی وہ یہ تھی کہ 10 روپے آپ کو موٹر اسپرٹ میں ہائی سپیڈ میں بڑھائیں اور 1 روپیہ موٹر اسپرٹ میں بڑھائیں، اور پیٹرولیم لیوی کانسٹنٹ ایک ہی رہے گا۔ تو ایوریج آؤٹ کیا ہے حکومت نے، کوئی ایڈیشنل ریونیو نہیں مل رہی، دونوں کو 5-5 کر دیا ہے، ایک کو 10 ہونا تھا دوسرے کو 1، تو نتیجہ یہ کہ میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی ایڈیشنل ٹیکسیشن اس میں انوالوڈ ہے۔ ویری انٹرسٹنگ پرسپیکٹو، لیکن حفیظ پاشا صاحب، دس از این انٹرسٹنگ پرسپیکٹو اینڈ کنسیڈرنگ کہ گورنمنٹ کی ایون آپ نے بھی جو فرمایا کہ میکرو اکنامک پالیسیز صحیح سمت میں جا رہی ہیں، اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جب تک مائکرو اکنامک ایکٹیویٹیز پر یا پالیسیز پر نہ آئے تب تک ہم کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی اکنامک پالیسی ایک ہولسم پالیسی ہے؟ دراصل ایک دو اعداد و شمار جو ہیں وہ ہلکے سے پریشان کن ہیں پروڈکشن کے بارے میں۔ جولائی کے جو فگر آیا ہے کوانٹم انڈیکس آف مینوفیکچرنگ، یعنی کہ صنعتی شعبے کی پیداوار پہ، تو وہ ذرا پریشان کن ہیں۔ جولائی کے فگر جو ہے پروڈکشن کی وہ جون سے 2% کم ہے۔ البتہ پچھلے سال سے 4% زیادہ ہے، مگر پچھلے سال کووڈ کا بہت برا اثر تھا، تو صنعتی پیداوار میں جو اضافے کی رفتار تھی وہ کم ہو گئی ہے۔ اور ایک اور چیز جو کافی پریشان کن ہے اور وہ یہ ہے کہ سیمنٹ کی سیل جو پچھلے سال 20-22% بڑھی، اب وہ گرنا شروع ہو گئی ہے۔ تو یعنی کہ کنسٹرکشن سیکٹر جو ہمارا سب سے تیز شعبہ تھا، جس پہ ہم نے بہت سے مراد دیے تھے پچھلے سال، وہ اب آہستہ آہستہ سلو ڈاؤن ہو رہا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا جو زرعی پیداوار ہے اس کے بارے میں کیا ہوگا۔ ابھی تک بارشوں کی کچھ کمی رہی ہے، البتہ پچھلے دنوں کچھ اضافہ ہوا، مگر اصل سوال یہ ہے کہ کپاس کی فصل کیسی ہوگی، اس لیے کہ کپاس پچھلے سال 36% پروڈکشن میں کمی آئی تھی۔ اس کا اضافہ ضروری ہے، ورنہ ہمارا ٹیکسٹائل سیکٹر انکمپیٹیٹو ہو جائے گا اگر ہمیں باہر سے لینا پڑے۔ تو ابھی میں سمجھتا ہوں کہ شرح نمو کے معاملے میں بھی ایک بڑا مکسڈ پکچر ہے، کوئی زیادہ پازیٹیو نہیں ہے۔ رائٹ، ڈاکٹر حفیظ پاشا، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می ان دا شو، اٹ واز اے پلیزر ہیونگ یو۔ ناظرین، پاکستان کی اکانومی ایک طرف تو جو اسپیشلی میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ بہتری کے طرف اشارہ کرتے ہیں، لیکن جب تک ایک عام آدمی کی زندگی، ایک عام آدمی کا بزنس کا چلنا اور ساتھ ہی ساتھ روزگار کا ملنا بہتری کی طرف نہیں ٹرینڈ دکھائے گا، تب تک کسی بھی طریقے سے حکومت ایک عام آدمی کو یہ کنونس نہیں کر پائے گی کہ اکانومی بہتری کی طرف جا رہی ہے۔ ایک طرف ڈالر کو پر لگنا اور دوسری طرف ہمارے ہمسائے کے اندر حالات خراب ہو رہے ہونا، یہ دونوں مل کر بہت تشویشناک صورتحال ہو جاتی ہے، بالخصوص پاکستان کی معیشت کے لیے۔ اب ہمسائے کی بات کر رہے ہیں تو بریک کی طرف جائیں گے، اور بریک کے بعد افغانستان کی صورتحال کو مل کر
पूरे का पूरा रीजन किस तरह से सॉल्व करेगा, कंसिडरिंग के SCO समिट है और इसके अंदर पाकिस्तान, रशिया, चाइना, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, तमाम के तमाम मुल्क मौजूद होंगे। क्या होने जा रहा है, एक ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, अफगानिस्तान की सूरत हाल तो बतदरीज तब्दील होती चली जा रही है। एक तरफ खबरें ये आ रही हैं कि इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान जो तालिबान ने बनाया है उसके अंदर आपस की चपकलिश शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ एक बात वाज़ेह हो गई कि तमाम के तमाम खित्ते के ममालिक की फेवर में यही बात है कि वो अफगानिस्तान को सपोर्ट करें, और इसी असना में रशिया, चाइना, ईरान, पाकिस्तान, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स कोशिश करते भी रहे। अब SCO समिट होनी है, उसके लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान दुशंबे गए हुए हैं। ऐसे में ही बहुत सारे वर्ल्ड लीडर से मुलाकातें भी होनी हैं। कहा यह जा रहा है कि इरानियन प्रीमियर से भी मुलाकात होगी। लेकिन होने क्या जा रहा है, इस हवाले से हम आबिदा हुसैन साहिबा से बात करेंगे जो कि रीजनल और इंटरनेशनल मामलात के ऊपर गहरी नज़र भी रखती हैं। बहुत शुक्रिया आबिदा हुसैन साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया। आबिदा साहिबा, सर जोड़कर हल निकाल पाएंगे ये तमाम ममालिक अफगानिस्तान की सूरत हाल का? देखिए जी, जो तालिबान की हुकूमत है उन्होंने एक मॉडरेट चेहरा दिखा रहे हैं, क्योंकि वो दुनिया के साथ इंगेज करना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि उनको दुनिया की तमाम रियासतें एक्सेप्ट करें। सो मैं समझती हूँ कि दुशांबे में जो मीटिंग हो रही है इसके ज़रिए से तालिबान को एक सहारा मिलेगा और इन रियासतों को तालिबान को सहारा देना भी चाहिए। राइट। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान उसमें जो किरदार अदा कर रहा है आबिदा साहिबा, वी नो वी बीन एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द अफगान पीस प्रोसेस थ्रू एंड थ्रू, लेकिन अभी वेस्टर्न पावर्स के यहाँ से जाने के बाद एक ऐसी खला है जो कि अगर बहुत तेज़ी से पुर ना हुई तो इकोनॉमिक फियास्को की तरफ हम अफगानिस्तान को जाते हुए देखेंगे, और अगर ये होता है तो इसका बैकलैश पाकिस्तान की तरफ भी आएगा। आपके ख्याल में डिप्लोमेटिक हल वेस्ट के साथ मिलकर और इन तमाम रीजनल कंट्रीज के साथ मिलकर पाकिस्तान को ही निकाल सकता है? बिकॉज अफगानिस्तान के बाद हमेशा जो सेकंड मोस्ट अफेक्टेड पार्टी रही है इस तमाम टर्मोइल से वो पाकिस्तान रही है। देखिए, अफगानिस्तान हमारी नेबरिंग रियासत है, तो वहाँ पे जो भी वाक़यात रूनुमा होते हैं उनका किसी न किसी हद तक पाकिस्तान पे असर ज़रूर होता है। याद रहे कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बनने से पहले इन्होंने तालिबान के हक़ में क्योंकि गुफ्तगू की तो इनको तालिबान खान कहते थे। अब तालिबान जो हैं वो भी पाकिस्तान की जानिब ये तवक्को रखेंगे कि हम हर तरीके से उनके साथ एक फ्रेंडली बर्ताव रखने के लिए तैयार है। राइट। कंसिडरिंग के अफगान तालिबान के बीच में चपकलिश की खबरें इधर उधर गर्दिश करने लग गई हैं आबिदा साहिबा, अभी तो जुमा 7 दिन नहीं हुए हुकूमत बनाए हुए और अभी से इख्तलाफात की खबरें आने लग गई हैं, मुल्ला बरादर वर्सेस हक्कानी ग्रुप, और उसके बाद फिर हक्कानी ग्रुप की तरफ से तरदीद भी आ जाती है। आपकी नज़र में जब तक हिब्बतुल्लाह साहब मंजर आम पर ना आए, क्या अफगान तालिबान या जो इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान बनाई है अभी ये तालिबान ने, इसके अंदर अनसर्टिनिटी रहेगी? डू यू थिंक कि ये जब तक लीडरशिप का जो फुकदान हमें नज़र आता है बिलखुसूस हिब्बतुल्लाह साहब के मंजर आम पर ना सामने आने की वजह से, ये कंटिन्यूड रहेगा इसी तरीके से या इसका भी कोई हल है? नहीं, मैं समझती हूँ कि उनकी हुकूमत सेटल डाउन कर जाएगी और कोई तशवीश की इस हवाले से मैं नहीं समझती कि कोई ज़रूरत है। राइट।
رائٹ لیکن ویسٹرن پاورز ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم عابدہ صاحبہ بڑی تشویش کا اظہار بھی کر رہی ہیں اور اپنی غلطی کو پاکستان کے کندھوں پر ڈالنے کی کوشش بھی کر رہی ہیں. پریشان کن صورتحال پاکستان کے لیے بھی یہ ہے کہ ایک طرف ہمارا جو ایسٹرن ہمسایہ ہے وہ بھی ہم پہ الزام دھرنے کی کوشش کر رہے ہیں افغانستان میں انٹرونشن کی. کل وزیر اعظم صاحب کا ایک بڑا امپورٹنٹ انٹرویو بھی تھا, اس کے اندر بھی انہوں نے وہ الزام جو ISI کے اوپر بھی لگایا جاتا ہے اس کی بھی تردید کی بڑے صاف الفاظ میں کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا کام ہے ان کانٹیکٹ رہنا سب کے ساتھ. پاکستان کو اس بڑھتے ہوئے پریشر سے جو ہمارے اینٹائی کنٹریز ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں کیسے ہینڈل کرنا چاہیے اس کو؟ میں سمجھتی ہوں جی کہ پاکستان کو اپنے موقف کو سٹیبل رکھنا چاہیے. ہم فرینڈشپ چاہتے ہیں, دوستی اور اچھے تعلقات چاہتے ہیں افغانستان کے ساتھ, اور ہم ان کی ہر قسم کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اگر افغان حکمران جو اب نئے آئے ہیں یہ اس بات کو تسلیم کریں تو میں سمجھتی ہوں پاکستان افغانستان تعلقات جو ہے وہ صحت مند رہیں گے. کیا تسلیم کریں گے عابدہ صاحبہ پاکستان کے اس کردار کو؟ افغانستان کے اندر جو نئے حکمران آئے ہیں جس طرح آپ نے کہا اگر کریں, will they do it؟ میں سمجھتی ہوں کہ وہ اس کو تسلیم کریں گے. رائٹ. اینڈ گوئنگ فارورڈ فرام دس پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کو کس طرح کا دیکھتی ہیں عابدہ صاحبہ؟ میں سمجھتی ہوں کہ افغانستان کے مفاد میں ہے کہ ان کے تعلقات ہمارے ساتھ مثبت رہیں, اور ہمارے مفاد میں بھی ہے کہ افغانستان ہمیں ایک فرینڈلی ہمسائے کے طور پہ ہمارے ساتھ تعلقات رکھے. رائٹ. عابدہ حسین صاحبہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می ان دی شو. اٹ واز اے پلیزر ہیونگ یو. اس سے پہلے ڈاکٹر حفیظ پاشا اور ڈاکٹر فاروق سلیم بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, جیسے جیسے اس ریجن میں اسٹیبلٹی آئے گی پاکستان کی اکانومی بھی بہتری کی طرف جاتی جائے گی, لیکن اس کے ساتھ ہی ایک بات بڑی واضح ہے کہ افغانستان اور پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے اور ایک دوسرے کی معیشت سے جڑا ہوا ہے. تو اس وقت اور اس موقع کے اوپر ان دونوں ممالک کے آپسی تعلقات انتہائی کلیدی کردار ادا کریں گے کہ کتنی تیزی سے افغانستان میں بھی اسٹیبلٹی آئے گی اور پاکستان کے اندر بھی یہ خدشہ ختم ہو جائے گا کہ افغانستان سے دہشت گردی پاکستان میں آئے گی. اسی کے ساتھ انیکا نثار کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان پھلے پھولے آگے بڑھے. اللہ حافظ.